दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द ही दूसरे एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। एएआई यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जानकारी दी कि फरवरी 2019 से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस का इस्तेमाल घरेलू उड़ानों के लिए किया जा सकेगा। बताया गया कि आरसीएस यानी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हिंडन एयरबेस से छोटे शहरों के लिए सस्ती उड़ान शुरू की जाएगी। वहां से जैसलमेर, गोरखपुर, प्रयागराज और पिथौरागढ़ जैसे शहरों के लिए उड़ान शुरू की जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए हिंडन एयरबेस पर 45 करोड़ की लागत से टर्मिनल भी बनवाया जा रहा है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया कि आईजीआई एयरपोर्ट पर फिलहाल चौथा रनवे बनाने का काम चल रहा है, जिसमें 3 से 4 साल तक का वक्त लगेगा और उसके बनकर तैयार होने तक हिंडन एयरबेस से छोटे शहरों के लिए सस्ती उड़ान सेवा जारी रहेगी। 5 राज्यों के एग्जिट पोल पर कांग्रेस संगठन महासचिव और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि उन्हें किसी पद का लालच नहीं है और सीएम का फैसला आलाकमान लेगी। गहलोत के मुताबिक बीजेपी की सीटें 50 के करीब रह जाएंगी। एग्जिट पोल के नतीजे के बाद अब कांग्रेस को बेसब्री से इंतजार है 11 दिसंबर का, जब वास्तविक चुनावी नतीजे आएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत उत्साहित है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव अशोक गहलोत इस वक्त हमारे साथ हैं। एग्जिट पोल के नतीजे आप लोग के पक्ष में हैं। कितनी सीटें आएंगी राजस्थान में कांग्रेस को, आपका क्या अंदाजा है? देखिए, पूरे 1 साल से पूरे देश के अंदर जो माहौल बन गया था, कांग्रेस की सरकार बनना सुनिश्चित है। वो तभी बनता है जो इंटरेक्शन होता है राजस्थान वासियों से। तो इंटरेक्शन के आधार पर जो माहौल बना, तो खुदा की आवाज़ खलक की आवाज़ होती है, खलक की आवाज़ खुदा की आवाज़ होती है। उसी रूप में माहौल बन चुका है। भारी बहुमत से सरकार बनने वाली कांग्रेस की, और एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं, इसीलिए हम लोग उत्साहित हैं कि जो हम अनुमान करते थे उसकी दिशा में आ रहे हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा सीटें जीत के हम लोग आए। तो राजस्थान के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान में कितनी सीटें आएंगी, क्योंकि आप वहां से हैं, आपने चुनाव प्रचार वहां अधिक किया है, क्या अंदाजा है 200 में से कितनी? क्योंकि 2008 में कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं आया था, तो इस बार उम्मीद है कि आप एक बहुत मेजॉरिटी मार्क को पार करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। देखिए, अमित शाह जी ने कहा था गुजरात के अंदर मिशन 150 180 में से, और सीटें उनका आई 95 के आसपास। यहाँ उनका मिशन था 180। एक बार बोल गए मिशन के नाम पे, उसके बाद में किसी नेता ने नाम भी नहीं लिया मिशन का, क्योंकि वो बैकफुट पे आगे समझ गए कि हमारी स्थिति बहुत खस्ता हालत में चल रहे हैं। मेरा मानना है कि 50 के आसपास उनकी रहेगी, 50 से नीचे भी आ सकती है, अलग बात है। और कांग्रेस की 150। बाकी सीटों में तो कांग्रेस ही कांग्रेस से ज़्यादातर। तो सर, राजस्थान को लेकर बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अशोक गहलोत के सचिन पायलट कौन होगा? ये सवाल तो मैं फेस कर रहा हूँ हर बार, और मैं बहुत स्पष्ट कह चुका हूँ। ये पूरे आज हम लोगों के लिए प्रायोरिटी नहीं है कि क्या पद मिले हम लोगों को। प्रायोरिटी है कि आज देश को जरूरत कांग्रेस की है, और कांग्रेस एजेंडा बुलंद रहे देश में और प्रदेशों के अंदर। ये हमारी ख्वाहिश है। 44 में हम लोकसभा में हैं, 21 हम लोग वहाँ लेके आए थे। तो आज मैं नहीं, बल्कि पूरे कंट्री में किसी नेता की प्रायोरिटी खुद की नहीं होनी चाहिए कि मेरी क्या इच्छा है, मेरा खुद का क्या। लेकिन फिर भी क्या होगा? आप सुनिए, हम सबकी भावना ये है कि जहाँ हाईकमान चाहे किसका उपयोग कहाँ होने से ज़्यादा फायदा मिलेगा पार्टी को, जिससे कि जो लक्ष्य हमारा है कि वापस कांग्रेस वापस रिवाइव हो, मजबूत बने, वो देश हित के अंदर है। वो हाईकमांड फैसला करेगी। फैसला होगा 11 तारीख को परिणाम आने के बाद में। पर्यवेक्षक जाते हैं, प्रदेशवासी क्या सोचते हैं वहाँ पर, वर्कर क्या सोच रहा है, विधायकों की क्या भावना है, उसके अकॉर्डिंग फैसले होंगे, जिससे कि बाद में वो फैसला कर सके कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये अभी सवाल है ही नहीं हमारे साथ। मुंबई के मालाबार हिल्स का नाम रामनगरी करने का प्रस्ताव। शिवसेना ने मुंबई में सबसे पॉश माने जाने वाला मालाबार हिल्स इलाके का नाम रामनगरी करने का प्रस्ताव दिया। बिहार के रोहतास में धान के खेत में आग लगने से कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में जमीनी विवाद की वजह से एक नाबालिग लड़की को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने एक ट्रक से 8,760 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
एमपी के पन्ना में पुलिस ने एक एनजीओ में चोरी के आरोप में 10 लाख की नकदी के साथ एनजीओ के ही 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। एमपी के होशंगाबाद में पुरानी रंजिश के आरोप में एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजाब के लुधियाना में अमीर लोगों से फिरौती और रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में पुलिस ने लाखों की कीमत के ड्रग्स के साथ 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने रवि बंगाली नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा बदमाश भागने में कामयाब रहा। अमेरिका की कंपनी स्पेसएक्स ने एक बार में सबसे ज्यादा सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने का नया रिकॉर्ड बनाया। स्पेसएक्स की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक स्पेसएक्स ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से एक साथ 64 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया। जिन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया गया उनमें अमेरिका, भारत और ब्राजील समेत 17 देशों की सैटेलाइट शामिल हैं। इसके साथ ही स्पेसएक्स ने एक बार में 64 सैटेलाइट अंतरिक्ष तक पहुंचाने का एक नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि एक बार में सबसे ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड इसरो के नाम है, जिसने फरवरी 2017 में एक बार में 104 सैटेलाइट लॉन्च की थी। इन सैटेलाइट को जिस फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया उसको लगातार तीसरी बार लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे पहले भी स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से मई और अगस्त के महीने में कई सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचा चुका है। गुजरात के अहमदाबाद में कुछ लड़कों पर एक होमगार्ड के जवान की पिटाई करने का आरोप लगा है। दावा किया जा रहा है कि होमगार्ड के जवान ने एक महिला की फोटो खींची, जिस पर बवाल हो गया, जिसके बाद गुस्साए 3 लड़कों ने होमगार्ड के जवान पर हमला बोल दिया। हमला करने वाले तीनों लड़कों ने होमगार्ड को एक सड़क के किनारे घेर लिया और डंडे बरसाने लगे। एक के बाद एक हुए डंडे के वार से होमगार्ड का जवान दर्द से करहाता रहा, लेकिन हमलावरों को बिल्कुल भी दया नहीं आई। पिट रहे होमगार्ड के जवान ने अपना बचाव करने के लिए खड़े होकर हमलावर पर एक लात मारी, लेकिन हमलावरों ने उसे गिरा दिया। डंडे से पीटने के बाद एक लड़के ने होमगार्ड के जवान पर थप्पड़ भी बरसाए। एक महिला की फोटो खींचने के आरोप में होमगार्ड के जवान की पिटाई करने वाले तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आरआईएल के सीएमडी मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी और आनंद पीरामल के प्री वेडिंग फंक्शन में अभिनेता शाहरुख खान भी पहुंचे। ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी 12 दिसंबर को होगी। शादी के पहले राजस्थान के उदयपुर में समारोह रखा गया, जिसमें देश विदेश से कई मेहमान पहुंचे हैं। इससे पहले अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन भी ईशा अंबानी की शादी से पहले हो रहे समारोह में शामिल हुई, जहां पर आरआईएल के सीएमडी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने उनका स्वागत किया। ईशा अंबानी और उद्योगपति आनंद पीरामल की 12 दिसंबर को शादी होगी। ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी से पहले उदयपुर में हो रहे समारोह में राजनीति, फिल्म जगत, खेल की दुनिया और उद्योग जगत से जुड़े दिग्गज शामिल हुए, जिसमें महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शामिल हैं। इसके अलावा अभिनेता सलमान खान, आमिर खान, अनिल कपूर, निर्देशक डेविड धवन, करण जौहर, ऐश्वर्या, अभिषेक बच्चन भी पहुंचे। यही नहीं, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी भी अपनी बेटी के साथ समारोह में हिस्सा लेने के लिए उदयपुर पहुंची। हीरा कारोबारी राजेश्वर उदानी के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर प्रकाश मेहता के पूर्व सचिन पवार और उसके साथ ही दिनेश पवार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नामी टेलीविजन एक्ट्रेस और गोपी बहू के नाम से जाने वाली देबोलीना भट्टाचार्य को हिरासत में लेकर कई घंटे पूछताछ की गई। पुलिस टीवी एक्ट्रेस को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उनसे लगभग 24 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई। दावा किया गया कि राजेश्वर उदानी के कॉल रिकॉर्ड में भी देबोलीना भट्टाचार्य का नंबर मिला था। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक हीरा कारोबारी राजेश्वर उदानी और आरोपी सचिन पवार पार्टनर थे।
दोनों में पैसों को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। पैसे के लेन देन को लेकर डिस्प्यूट, किसी महिला मित्र के प्रति इनकी द्वेष भरी या जो गलत नजर थी उससे आहत होकर ये घटना की गई है। वहीं हाउसिंग मिनिस्टर प्रकाश मेहता ने दावा किया कि उनका सचिन पवार से पिछले कई सालों से कोई रिश्ता नहीं था। व्यक्तिगत रूप से मेरे पीए, सचिव, सहायक, कार्यालयीन काम, शासकीय काम कहीं पर पिछले 8-10 सालों से कोई संबंध नहीं था। 28 नवंबर को राजेश्वर उदानी लापता हो गए थे, जिसके बाद पनवेल हाईवे पर झाड़ियों में उनका शव मिला था। इस दौरान पुलिस ने वो कार भी बरामद कर ली है जिसमें राजेश्वर उदानी सवार थे। मुंबई के पास अंबरनाथ में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले से बदसलूकी का आरोप लगा। आरोप है कि स्टेज से उतरने के दौरान सुरक्षा घेरे को तोड़कर एक आदमी ने मंत्री के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के समर्थक भड़क गए। गुस्साए समर्थकों ने बदसलूकी करने वाले आदमी को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। मारती हुई भीड़ आरोपी को मंत्री की गाड़ी के पास लेकर गई, जहां गाड़ी में बैठे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के सामने ही लोगों ने उस पर कई थप्पड़ बरसाए। लेकिन भीड़ में मौजूद एक आदमी ने आरोपी के बाल पकड़ लिए, जिसके बाद बेकाबू भीड़ ने उस पर लात घूंसे बरसाए। प्री प्लान करके आठवले साहब के ऊपर हमला करने का कोशिश किया है। हमारे कार्यकर्ता ने सब चीज को रोका है। वहीं दूसरी तरफ अपने नेता के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में मुंबई की सड़कों पर उतरे पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। रामदास आठवले के साथ हुई बदसलूकी के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया। हमारी मांग है कि आठवले साहब को झट पुलिस सुरक्षा देना चाहिए और जिन्होंने भैड़ कृत्य करने का जो काम किया है ऐसे को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि मंत्री के साथ बदसलूकी करने वाले आरोपी का नाम प्रवीण गोसावी है। घायल प्रवीण को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभिषेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, जिस शख्स का नाम आ रहा है प्रवीण, कौन है ये और किसके कहने पर उसने इस तरह की हरकत की? देखिए, प्रवीण खुद भी दलित है और पहले से कहीं न कहीं आठवले को लेकर उसके मन में द्वेष था। जिस तरीके की पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि पहले से ही आठवले को लेकर के वो काफी ज्यादा क्रोधित था और इसको लेकर के वो इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए वो समय, टाइम और ऐसी भीड़ भरी जगह का इस्तेमाल करना चाहता था। फिलहाल वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और पुलिस ने FIR कर लिया है प्रवीण गोसावी के खिलाफ और उसे जल्द ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है मंत्री को के साथ हाथापाई करने के आरोप में। फिलहाल इस पूरे मामले में जो RPI के कार्यकर्ता हैं उन्होंने कई जगहों पर बंद बुलाया है और उनकी डिमांड है कि आठवले को जेड+ सिक्योरिटी दी जाए और इस तरीके की जो चीजें उनके साथ हुई हैं उसकी फिर से पुनरावृत्ति न हो और साथ ही साथ उस आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए हॉस्पिटल में लेके गई है और साथ ही साथ दूसरी तरफ FIR भी दर्ज हो गई आरोपी के खिलाफ। अभिषेक, जिस तरह से सामने आया कि जो आरोपी है प्रवीण वो खुद दलित है और रामदास आठवले से वो नाराज था, तो ये जो पूरा जो मामला हुआ है इस पर रामदास आठवले की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई हो? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बंद बुलाया जाएगा, तो कुछ उनका कहना है इस पूरे मामले को लेकर? रामदास आठवले की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कल देर शाम जब उसकी पिटाई हो रही में भीड़, जबकि पूरी भीड़ पीट रही थी, ऐसे में मंत्री जी ने भी किसी भी तरीके का वहां पर ये प्रयास नहीं किया कि जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस के हवाले न करके खुद पीट रहे हैं उस व्यक्ति को। तो ऐसे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आई है। फिलहाल पुलिस अपना काम कर रही है और RPI कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले को लेकर के बंद बुलाया है। आधिकारिक आठवले की इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में सजा का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता, पूर्व संयुक्त सचिव KS कोफा और पूर्व निदेशक KC समरिया को 3-3 साल की सजा सुनाई। सजा के साथ ही कोर्ट ने तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि सजा सुनाने के बाद तीनों को 1-1 लाख रुपए के मुचलके पर कोर्ट ने जमानत भी दे दी। इसी मामले में आरोपी निजी कंपनी के मालिक और उसके सहयोगी को भी कोर्ट ने 4-4 साल की सजा सुनाई। ये मामला पश्चिम बंगाल की 2 कोयला खदानों का है जिनको गलत तरीके से निजी कंपनी को अलॉट किया गया था।